इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा, कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी। तेरी जिंदगी एक अनोखी कहानी है जो सबको अब जगा कर सुनानी है। खुद को भूलकर फूंक रही तुम जान हम सब में। तेरी अहमियत तेरे जाने के बाद अब हमने पहचानी है। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी दर्शकों का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, दादी जी ने अपने जीवन को प्रभु की अमानत समझा और उसका एक क्षण भी व्यर्थ जाने नहीं दिया। रीति रिवाज, लोक लाज, रिश्ते नाते किसी की परवाह न करके एक परमात्मा को ही अपना संसार बनाया। दादी जी जब भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद पिताश्री ब्रह्मा और पूरे संगठन के साथ भारत आई तो उनको पुणे महाराष्ट्र में सेवार्थ भेजा गया। आइए जानते हैं दादी जी के विषय में ऐसी और भी लुभावनी बातें। हमारे बीच में उपस्थित हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी जी। आप वर्तमान समय महाराष्ट्र तथा उससे जुड़े ब्रह्मा कुमारी इसके सेवा केंद्र की जोनल हेड है। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ओम शांति। ओम शांति। हम दादी जी के बारे में आपसे जानें उससे पहले हम आपके विषय में कुछ बातें जानना चाहते थे कि आप इस संस्था के साथ कैसे जुड़े, कैसे संपर्क में आए। इस संस्था के संपर्क में वैसा मैं 1963 से निकट में आई जी, परंतु उसके पहले से ही हमारे जो लौकिक माताजी भाई बहनें जो थी वो यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट थे जी जी और बाबा के पक्के पक्के बच्चे थे जी जी और पूरे ईश्वरीय नियमों पर चलने वाले थे। जी जी तो नेचुरल है, घर में अगर एक जिस मार्ग पर चलता है वैसा ही वातावरण बनता है। जी जी बिल्कुल। तो हम भी उसी वातावरण में पले, पहले से ही धार्मिक वातावरण था। जी। फिर माता जी को पढ़ना नहीं आता था तो हम उनको बीच बीच में मुरली पढ़ के सुनाती थी। अच्छा। समझ में कुछ नहीं आता था मुझे, पर माँ की सेवा करनी है इस हिसाब से हम उनको पढ़ के सुनाती थी। जी जी। तो बीज तो हमारे अंदर था। जी। बाकी 1963 में जब हम मम्मा के कनेक्शन में सामने आए, हाँ जी, उस समय पर हमारे को ये अनुभव हुआ हाँ कि ये ईश्वरीय जीवन जो है ये कितना अच्छा जीवन। जी। फिर दादी जानकी जी के साथ आप कब मिले? पहली बार दादी जी से कब आपकी मुलाकात हुई? दादी जानकी से तो मैं फिर उसके बाद मैं रेगुलर थोड़ा समय आने लगी। जी। मैं समझती हूँ फिर मम्मा 1964 में जब ही मम्मा ने शरीर छोड़ा, जी जी, उसके बाद मैंने सेंटर पर रहना चालू किया। हाँ हाँ। कभी रहती थी, कभी घर में रहती थी, ऐसा करती थी। फिर मैं पिताश्री ब्रह्मा से मिली जी। और उनसे मिलने के बाद फिर मेरे को बाबा ने जानकी दादी के पास भेजा। हाँ, तो आपको समर्पित होना है ये आपने कब निश्चय किया?
कब डिसाइड अभी किया? पहले तो जब भी मैं मम्मा से मिली थी तभी तो सिर्फ ऐसा ही, हमारी जो लौकिक बहन थी वो हमको जबरदस्ती ले गई थी मम्मा से मिलने के लिए, क्योंकि हमको इतनी रुचि नहीं थी। हाँ हाँ हाँ। परंतु मम्मा को देखने के बाद हमारे को ऐसा लगा कि जैसा कोई देवी बैठी हुई है। जी जी मम्मा की पर्सनैलिटी ऐसी थी, जी अगर एक बारी कोई मम्मा से मिल जाता था फिर उसको कभी भूल नहीं सकता था। जी। उसके बाद फिर मैं बीच में कॉलेज में पढ़ती थी तो वापस भी गई मैं गांव में, परंतु फिर आने के बाद मैंने थोड़ा कंटिन्यू किया। और कंटिन्यू करने के बाद इतना समझ में नहीं आता था, पर मैं बीच बीच में मुरली के लिए जाती थी साइंस सेंटर पर। तो फिर मैंने बाबा को पत्र लिखा जी कि बाबा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो बाबा ने तुरंत मेरे को रिस्पांस लिखा कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि संतोष बच्ची कौन है, क्योंकि बाबा के पास बहुत संतोष है। जी। तो आप कौन सी संतोष है वो बाबा को भी देखना है, तो आप आ जाओ। ओके। तो फिर मैं बाबा के पास मैं समझती हूँ 64 के एंड में गई होगी। और वहाँ जाने के बाद जब भी मैं बाबा से मिली छोटे हाल में, मेडिटेशन हाल में, जी। बाबा को देखने के बाद मेरे को बहुत आकर्षण हुआ। हाँ। और मेरे को ऐसा लगा कि मैं भी अपनी जीवन इस सेवा में अर्पण करूं। तो मैंने दृढ़ संकल्प किया वहाँ पर कि मुझे सेवा में लगना है। क्योंकि बाबा मेरे को देखते ही बोलते थे, बच्ची अभी तुम बहुत बड़ी हो गई है, तुमको सेवा करनी है। मैं उस समय 18-19 बरस की होगी। अच्छा। तो तुम्हें सेवा करनी है, बाबा कहते थे। जी। तो मेरे को समझ में नहीं आता था, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ बोलता है बाबा। और मैं तो पढ़ भी रही थी उस समय। जी। परंतु फिर बाबा जैसे जैसे बाबा के मैं संपर्क में आई, बाबा ने फिर ज्ञान समझाने के लिए भी मेरे को टीचर दिया। और रोज रात को मेरे को बाबा पूछते थे आज क्या समझाया। विश्व रतन दादा थे तभी, वो मेरे को सवेरे समझाते थे और रात को फिर बाबा रात्रि क्लास में मेरे से पूछते थे। अच्छा। फिर मैं खड़ी होकर के सारा बताती थी सामने कि आज हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तो फिर मेरे को वहाँ ही ऐसा लगा कि मुझे सेवा में अपना जीवन अर्पण करना। जी। तो फिर मैंने बोला बाबा मैं अभी जाएगी नहीं, मैं इधर ही रहेगी। अच्छा। तो जब भी मैंने ऐसा बोला तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। हाँ। आपको अपने लौकिक पिता का चिट्ठी लेके आनी पड़ेगी। उनका परमिशन लाएंगे तभी बाबा रखता है, ऐसा नहीं रखता है। जी बिल्कुल। अभी हमारे लौकिक पिता एकदम अगेंस्ट थे। ओके। तो उनकी चिट्ठी तो मिलने वाली नहीं थी। जी। और मैं आई थी ये भी उनको पता नहीं था मैं माउंट आबू में आई। अच्छा। तो औरों को तो सबको मालूम था पर उनको मालूम नहीं था। तो फिर हमने कहा बाबा अगर माँ की चिट्ठी होगी तो चलेगा क्या? तो बाबा ने कहा नहीं। हमने कहा भाई की, बोला नहीं। हमने कहा बहन की, बोला नहीं। मैं बोला अभी बाप तो देगा नहीं चिट्ठी। बाबा ने कहा जब तक बाप जिंदा है तब तक उसी की चिट्ठी चाहिए। इतना स्ट्रिक्ट था बाबा। फिर हमने कहा अभी क्या किया जावे। फिर हमने बहुत सारी रात जाग के योग किया और दूसरे दिन मैंने एक चिट्ठी लिखी अपने लौकिक बाप को कि मेरे को नशा तो चढ़ गया था, मैं बड़ी हो गई। तो मैंने उसको लिख के भेजा अभी तो मैं बड़ी हूँ जी। बड़ी हो गई हूँ तो मैं मेरे जीवन का फैसला तो ले सकती हूँ। जी बिल्कुल। तो अगर आप मेरे को परमिशन देंगे तो मैं ईश्वरीय सेवा में अपना जीवन अर्पण करेगी। मेरे को तो बिल्कुल आशा नहीं थी कि वो मुझे कोई परमिशन देगा। जो इतना अगेंस्ट था वो मेरे को कैसा परमिशन देगा। पर मेरी लगन तो बड़ी ज़बरदस्त थी। तो फिर जब भी हमारी चिट्ठी गई तो उसको तो उर्दू पढ़ना आता था। पंजाब का था ना तो उर्दू पढ़ना आता था। जी। तो हमारे लौकिक भाई ने पढ़ के सुनाया उनको। तो ऐसा ऐसा मैंने लिखा है ये। उसने कहा ठीक है अगर उसकी इच्छा है तो रह सकती है। अच्छा। तुम लिख दो मैं सही कर दूंगा। तो उसने मेरे को चिट्ठी भेजी और हमारा तो वापस जाने का समय आ गया था। मैं ब्रिजेंद्र दादी के साथ गई थी। जी जी। तो हमारा बाहर सामान भी सब टैक्सी में रख दिया था। जी। मैं दादी के साथ वापस आने वाली थी। चिट्ठी नहीं आई थी तो मेरे को अंदर में चल रहा था अभी क्या करे क्या नहीं करे। तो इतने में मेरे को चिट्ठी मिली हो, उसी समय आया पोस्टमैन। और चिट्ठी मिली, मैं चिट्ठी लेके सीधा भाग के बाबा कमरे में गई।
मैंने कहा बाबा देखो मेरे को परमिशन मिल गई, मेरे को तो जैसा स्वर्ग मिल गया था। मिल गया जी। तो मैं बोला देखो बाबा मेरे को परमिशन मिल गई, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं जाएगी। बाबा ने कहा चलो बच्ची। बाबा तभी विदाई देने के लिए मेडिटेशन हॉल में आते थे। अब तो बाबा ने कहा बाबा आता है, बात करेगा तुम्हारे हाँ से। जी। हमने कहा ठीक है। तो बाबा सबसे मिल रहे थे, मैं खड़ी रही तो मेरे को कहा बच्ची अभी तुम बहुत छोटी हो। मैंने कहा कमाल है, पहले बड़े छोटे से बड़ा हो सकता है पर बड़े से छोटा कैसा हो सकता है। जी बिल्कुल तो मैंने कहा बाबा कल तक तो आप मेरे को बोल रहे थे तू बड़ी हो गई, जी। और आज आप बोलते हैं छोटी है, तो छोटी कैसे क्या हो गई मैं। तो बाबा ने कहा नहीं तुम अभी छोटी है, तो बाबा तुमको दूर नहीं भेजेगा। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है आप जहाँ भी भेजो, पर मैं घर तो नहीं जाऊंगी। तो बाबा ने कहा तुम बम्बई में ही रहो साइंस सेंटर पर। जी जी। मैंने कहा मैं वहाँ नहीं रहूँगी। तो बाबा ने कहा क्यों, उधर क्यों नहीं रहना चाहती है। तो मैंने कहा वहाँ पर हमारे लौकिक संबंधी रोज क्लास में आते हैं, इसलिए मुझे वहाँ नहीं रहना है। जी। क्योंकि मुझे ये तो समझ थी कि आज देखो दही को भी जमाना होता है तो सेपरेट रखना पड़ता है। हाँ जी। अगर उसको आप घड़ी घड़ी हिलाएंगे तो कभी जमता नहीं। जी बिल्कुल। तो अवस्था जमानी होगी तो लौकिक से दूर रहेगी तो ही अवस्था जमती है। तो मैंने कहा मैं वहाँ नहीं रहेगी, आप मुझे दूसरी तरफ भेजो। तो बाबा ने कहा अच्छा बम्बई के नज़दीक ही पूना है, तो आप जनक बच्ची के पास जाओ। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है बाबा। फिर मैं दादी के पास गई वहाँ से। अच्छा। तब से लेकर के समझो दादी ने, और फिर बाबा ने दादी को बोला क्योंकि दादी को तो बाबा को ये लक्ष्य था कि मैं साइंस सेंटर पर रहूं। हाँ जी। पर मेरे को देख करके बाबा ने कहा भी नहीं रहना चाहती है तो क्या किया जावे। तो फिर बाबा ने जानकी दादी को बोला, लिख के भेजा कि आप इस बच्ची को जल्दी तैयार करो, क्योंकि मेरे को ये ब्रिजेंद्रा को गिफ्ट देनी है। अच्छा। तो मेरे को तो ये बात कुछ मालूम ही नहीं थी। तो मैं तो फिर दादी के पास चली गई, दादी के पास रही। बहुत दूरदर्शी होकर के हाँ प्लानिंग एक एक बच्चे को कहाँ रखना है। और फिर उसके बाद बाबा की जब भी चिट्ठी आती थी या बाबा की टेप भर के आती थी, जी। बाबा याद प्यार देते थे सबको। हम ऐसा बीच में टेप रखते थे जी। और सब बैठ करके, तभी तो थोड़े लोग होते थे ना। जी जी। हम सभी बैठ के बाबा की मुरली सुनते थे। जी जी। फिर बाबा लास्ट में हम सबको याद प्यार देते थे। जी। फिर सबको याद प्यार देंगे पूना वाले को, और मेरे लिए बोलेंगे बम्बई वाली संतोष को याद प्यार। तो मेरे को बड़ा खराब लगता था। मैं बोलती थी मैं रहती हूँ पूना में और बाबा मेरे को बम्बई वाली क्यों बोलता है। जी बिल्कुल। तो मतलब मेरे को ज़रा अच्छा नहीं लगता था, पर मेरे को तभी बाद में मालूम पड़ा कि बाबा तो मेरा भविष्य जानता था। जी 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 बिल्कुल। तो उसको मैं देख करके बाबा बोलते थे। तो पहले से मतलब मैं दादी के साथ रही जा करके। दादी के साथ जब आप रहे तो दादी की कौन कौन सी आपने विशेषताएं देखी उस समय? दादी कैसे संभालते थे सब सेवाओं को? दादी के पास हम जिस समय पर रही तो उस समय हम 4 बहनें रहती थी। जी। अहमदाबाद वाली सरला दीदी, हाँ। और पूना की सुंदरी बहन, जी। और हांगकांग की कमला बहन, और मैं। जी जी। हम लोग रहते थे। दादी हम लोगों को बहुत प्रेम से संभालती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं सबसे छोटी थी। जी। तो वैसे भी घर में छोटे बच्चे के ऊपर तो सबका प्यार होता है। जी। और मेरे को तो कुछ इतना समझ में आता नहीं था, नई थी ना मैं तो। जी। इतना कुछ समझ में नहीं आता था। तो दादी हमें बहुत प्रेम से स्नेह से समझाती थी, क्योंकि हमारे को कोई ये चीज़ नहीं खाएगी, वो नहीं खाएगी, वो नहीं खाएगी। दादी ने हमको खाना भी सिखाया। ये सब्जी मेरे को अच्छी नहीं लगती है, ये मैं नहीं खाएगी, ये। फिर दादी हमको बैठ के समझाती थी, देखो भगवान का निर्मित किया हुआ है ना, ये प्रकृति उसने बनाई है ना। हाँ। तो इसीलिए इसको स्वीकार करना चाहिए, और ये ब्रह्म भोजन है, इसमें ना नहीं करना चाहिए। दादी को अच्छा नहीं लगता था ना बोलेंगे तो फिर थोड़ा खाओ, परंतु खाओ जरूर। जी। तो दादी ने हमको बोलना सिखाया, दादी ने खाना सिखाया, दादी ने चलना सिखाया कि कैसा चलना है। नहीं तो छोटे बच्चे टप 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 करके चलते हैं ना, भागते हैं। जी जी। तो धीरज, थोड़ा धीरज रखो। जी। तो हर बात सिखाई, मतलब जीना सिखाया दादी ने हमको। मरना भी सिखाया पुरानी दुनिया से, और जीना भी सिखाया। हाँ,
तो दादी जी जैसे बहुत बार कहते थे कि मेरे से पहले और भी आ गए थे, मैं लेट आई बाबा के पास, पहले कुमारका दादी आ गए थे और भी सब संगठन पहले बन गया था, ओम मंडली शुरू हो गई थी, मैं लेट हो गई, मैं बाबा के पास आई और मुझे और भी मेहनत करनी है। तो आपने दादी जी के पुरुषार्थ में ऐसी क्या देखा कि दादी इतने लेट आने के बाद भी इतने आगे निकल गई? और भी हमने देखा इतने संगठन में, जब संगठन इतने सारे भाई बहनों का था उसमें भी दादी जी अभी बहुत सबसे आगे बहुत जल्दी चले गए। तो ऐसा दादी जी ने क्या विशेष पुरुषार्थ किया जो दादी जी इतने फास्ट निकल गए? दादी का एक तो ईश्वरीय प्यार, दूसरा निस्वार्थ सेवा। जी दादी जब यज्ञ में थी जी तो दादी को नर्स की बाबा ने ड्यूटी दिया था। जी जी तो जो भी बीमार होते थे उनकी दादी सेवा करती थी। जी। शुरू से ही दादी के अंदर वो सेवा की वृत्ति थी। और वैसे ही बाबा के पास आने के पहले भी वो सेवा करती थी दुखियों की। तो यहाँ आने के बाद बाबा ने दादी में ये जो गुण देखा सेवा का, जी जी। तो बाबा ने मुकर्रर किया उनको नर्स के इसमें। हाँ। तो वो इतना लगन से उनकी सेवा करती थी, माँ से भी ज्यादा उनकी परवरिश करती थी, ध्यान रखती थी। जी। तो आप समझती है कि नेचुरल जब भी कोई कठिन समय पर, कठिन परिस्थिति में कोई मदद करता है तो उसके साथ प्यार जुड़ जाता है। जी बिल्कुल। तो दादी ने सब जो भी बीमार पड़ते थे सभी की सेवा किया था। इसीलिए दादी देरी से आने के बाद भी लोकप्रिय बन गई। जी। और लोकप्रिय जो होते हैं वो प्रभु प्रिय तो जरूर होते ही है। जी बिल्कुल। और उसकी बाबा से तो अटूट प्यार था। जी जी। और मैंने दादी में ये विशेषता देखी, दादी हमेशा बाबा ने जो बोला वो मुझे करना ही है, जी, ऐसी दृढ़ संकल्पधारी थी। दादी के संकल्प कभी बदली नहीं होते थे, करेंगे चलेगा नहीं, जी बाबा, जो बाबा ने बोला जी बाबा, इधर जाओ उधर जाओ। क्योंकि दादी भारत में भी बहुत जगह पर घूमी सेवा के लिए। हाँ जी जी। और अथक होकर के दधीची मिसल उसने अपनी हड्डियां दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दादी में ये जो मान्यता शक्ति थी और बाबा को जो मान करके चलती थी ना, इसके कारण वो बाबा को बड़ी प्यारी थी। जी बिल्कुल। और औरों की सेवा करती थी, दिल से सेवा करती थी। और हमने दादी की विशेषता देखी, दादी को कभी मैंपन नहीं था। हाँ। मैंने किया ये भावना उसमें नहीं थी। वो सदैव याद रखती थी कि करन करावन हार स्वामी करा रहा है, हम चल रहे हैं, कर रहे हैं, जी, हम जी, तो निमित्त हैं। जी, तो अपने को निमित्त समझने के कारण वो बहुत निर्माण थी। जी, और आप समझ सकती है, जिसमें निर्माणता का गुण होता है वही विश्व का नव निर्माण कर सकता है। जी, जी, अगर निर्माणता का गुण नहीं होगा तो आप विश्व का नव निर्माण नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। इसीलिए हमने पूना में भी दादी को देखा, दादी ने कितनी मेहनत किया वहाँ की सेवा के लिए। क्योंकि शुरू में तो बहुत मेहनत लगती थी ना सेवाओं के लिए। इतना छोटा सा मकान था, उसमें हम इतने लोग रहते थे। और फिर हम देखते थे कभी कभी सवेरे उठ करके दादी एक कोने में बैठी हुई होती थी। तो मैं पूछती थी, दादी आप क्या कर रहे हैं? वो बोलती मैं अपने को कुट रही। मैं बोलती थी कुटने को तो मेरे को समझ में तो आता नहीं। मैं बोलती थी क्या कुट रहे, कुछ दिखाई तो पड़ता नहीं है, मैं कुटूं क्या अपने को? तो बोला नहीं, ये कुटने का मतलब क्या होता है, मैं ज्ञान को कुटती हूँ, अपने अंदर भरती। जी जी। तो जब भी टाइम मिलेगा दादी को विचार सागर मंथन करने की बड़ी कला थी। अच्छा। तभी भी दादी, आप दादी के एक एक क्लासेस सुनेंगे ना, ऐसे पावरफुल और इतने ज्ञान के रहस्य से भरे हुए क्लास होते थे, वो जो मूर्छित भी सुरजित हो जाए। जी जी जी। क्योंकि दादी को बाबा से प्यार होने के कारण बाबा की मुरली से प्यार था। और बाबा की मुरली में से वो कोई ना कोई बात लेके उसके ऊपर विचार करके, हम उस समय थोड़े से लोग बैठते थे तो भी हम लोगों को विचार सागर मंथन करके बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाती थी। इसीलिए मैं दादी को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं समझती थी मैं दादी के पास ही रहूं। परंतु बाबा की आज्ञा के अनुसार तो बाबा ने मेरे को वहां से फिर, क्योंकि बाबा का लक्ष्य था कि मुझे इसको ब्रिजेंद्रा के पास रखना है। जी जी। तो वहां से बाबा ने फिर मेरे को, जब बाबा बॉम्बे में आए और मैं बाबा से मिलने को गई, बाबा ने कहा अभी तुम्हें पूना नहीं जाना है। क्योंकि तब तक मेरी अवस्था, थोड़े समय में, मैं कोई ज्यादा नहीं रही दादी के साथ, 12 मास 2 बरस रही होगी मुश्किल से। और थोड़े समय में मेरी अवस्था ऐसी परिपक्व हो गई थी
वो लौकिक वाले आवे या कोई भी आवे मेरे को फर्क नहीं पड़ता था। जी जी। तो बाबा ने जब भी मेरे को देखा, बाबा ने कहा कि तुम्हें अभी इधर ही रहना है ब्रिजेंद्रा दादी के साथ। मैंने कहा जी बाबा। जी तो हमने देखा दादी ने इतने थोड़े समय में हमारे को तैयार कर दिया था। जी। तो आपने जैसे महाराष्ट्र में रह कर के सेवाएं की और दादी जी ने भी महाराष्ट्र में शुरू में रह कर के सेवाएं की, तो दादी जी के द्वारा बाद में भी किस प्रकार से सेवाएं बढ़ी महाराष्ट्र में? दादी जी का महाराष्ट्र में आना जाना बहुत रहा है, और पुणे से तो क्योंकि दादी जी का विशेष स्नेह लगा बरसों रही दादी माँ जी, तो वहाँ किस प्रकार से दादी जी ने वहाँ की सेवाओं का विस्तार किया? दादी जब पूना में रहती थी उस समय दादी महाराष्ट्र की इंचार्ज थी जी। जब ये जोन बने तो दादी महाराष्ट्र की इंचार्ज थी। और दादी जब फॉरेन चली गई वहाँ से जी। तो फिर उसके बाद ब्रिजेंद्रा दादी इंचार्ज थी। जी जी जी। फिर ब्रिजेंद्रा दादी को अभी 30 वर्ष हो गया शरीर छोड़ के। जी। उसके बाद प्रकाशमणि दादी ने उससे वो मुझे दिया। जी जी। तो पहले दादी ने, जानकी दादी एक एक गांव में एक एक स्थान पर जाकर के सेवा करती थी। जी जी। जानकी दादी जिस समय पर पूना में थी उसी समय हैदराबाद की सेवाएं चालू हुई। जी जी। और जानकी दादी जब पूना में थी तभी जयंती बहन का जो लौकिक परिवार था उसने ज्ञान में आना चालू किया। ये भी पूना में रहते थे। जी बिल्कुल। तो दादी ने इनकी बहुत परवरिश किया। और भी काफी अच्छे अच्छे सिंधी रहते थे, तो दादी उनकी बहुत परवरिश करती थी, उनको ज्ञान प्रेम। और दादी फराग दिल होने के कारण उनकी स्थूल रीति से भी परवरिश करती थी। जी। तो दादी ने उनके अंदर इतना अच्छा बीज डाला था जिसका फल आज हम देखते, इतनी बड़ी फॉरेन की सेवा हुई। जी बिल्कुल। तो दादी ने समझो आंध्र की सेवा का भी बीज वहां से ही डाला, उसके बाद फॉरेन की सेवा का भी बीज उसी ने ही डाला। जी। और फिर उसके बाद बाबा ने उनको ही निमित्त रखा वहां फॉरेन के लिए। और हमने देखा दादी को जब भी दादी पूना से ही सीधा गई फॉरेन में, तो जब भी बाबा ने उनको कहा तुम्हें फॉरेन में जाना है, तो दादी इतनी निर्माण थी। दादी ने कहा मैं क्या करूंगी जाके, क्योंकि मेरे को तो वहाँ की भाषा नहीं आती है, मैं कुछ समझेगी भी नहीं, बोल भी नहीं सकेगी। बाबा ने कहा भाषा जानने वाले वहाँ बहुत है, बाकी भाषणा देने वाली है तुम। जी बिल्कुल। तुम जाकर के ईश्वरीय भाषणा उनको देना। जी। और बाबा तुमको इसलिए भेजता है, तुमको लंदन में जाके मिनी मधुबन बनाना। जी बिल्कुल। और बाबा ने उसको ये संदेश दिया, फरमान किया। और हमने जब लंदन में जाके देखा तो हमको ऐसा लगा जैसा हम मधुबन में ही बैठे। जी। वहाँ की जो दिनचर्या, वहाँ का जो सब रहन सहन, वहाँ का जो व्यवहार, जैसा मधुबन, एकदम डिक्टू मधुबन की उन्होंने कार्बन कॉपी बनाई। जी बिल्कुल। तो हमने देखा कि बाबा ने जो कहा वो दादी ने करके बताया। जी। और दादी इतनी दृढ़ संकल्पधारी थी, करना माना करना, उससे कभी भी पीछे नहीं हटती थी। इसीलिए उनके दृढ़ संकल्प के कारण उनकी वाणी में शक्ति थी। जी। वक्ता दादी बहुत अच्छे थे, बहुत प्रभावशाली वक्ता थे, और जब बोलते थे तो इतने दृढ़ निश्चय से दादी बोलते थे। परंतु सिर्फ वक्ता नहीं थी वो प्रैक्टिकल जीवन वाली थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। दादी के अंदर त्याग, तपस्या, सेवा, ये जैसी क्या कुट कुट के भरी हुई थी। जी। हम देखते थे ना, दादी का जीवन ऐसा था एकदम सादा, सादा और सिंपल होने के कारण वो सबके आगे सैंपल रही। बनना है तो कैसा बनना है, हमने दादी से बहुत प्रेरणा ली, दादी से बहुत सीखा। दादी ने इतनी सेवाएं किया परंतु कभी उसको मान शान नाम का कभी भी नहीं था। जी जी जी। सदैव उसको, हमको लास्ट तक तो यही उसने पक्का किया ना, मैं कौन और मेरा कौन। जी बिल्कुल। ये उसके जो मंत्र था उससे तो सब एकदम उसके पीछे ये हो जाते थे, फिदा हो जाते थे। जी। दादी का मैं कौन और मेरा कौन माना, एकदम बाबा के साथ बुद्धि लग जाती। दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो दादी जी के बारे में इतनी सारी बातें आपने हमें बताई। हम आपको जाने नहीं देंगे, अगले कार्यक्रम में हम फिर आपसे दादी जी के बारे में और भी बातें सुनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। दर्शकों, दादी जी के सिद्धांत थे सच्चाई, सफाई और सादगी। धन वैभव की उन्हें कोई लालसा ना थी। वे सदा ही परंपरागत भारतीय परिधान श्वेत वस्त्रों में एक फरिश्ते की तरह प्रतीत होती थी। भोजन को लेकर के भी उनके विचार थे कि मन को बलवान और एकाग्र बनाने के लिए शुद्ध, सात्विक और शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। अगले एपिसोड में हम आदरणीय संतोष दीदी जी से जानेंगे
दादी जी की और भी विशेषताओं के बारे में। मिलते हैं फिर से कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जान की कार्यक्रम में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।